नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी थोड़ा बैकफुट पर चल रहे, ना ज्यादा मीडिया के सामने आ रहे, ना कोई भी विरोध कर रहे किसी चीज का। एकदम चुप्पी सा हो गया। इतना शांत होने का कुछ अलग ही राज होता है दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री जी जब जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तब वो पूरा शांत था। उसके बाद पंजाब में हुआ प्रोटेस्ट, वो भी पेपर लीक के कारण, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, अब छत्तीसगढ़ में चल रहा है, अब झारखंड में हो रहा है। अभी भी वो दोनों इंसान पूरा चुप है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? देखो, ये जो बैकफुट पर चले गए हैं, इसका कोई अनसर्टेन इशू नहीं है। इस निश्चित कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर। तो ये क्या हो रहा है? क्या आपको ये सब अनसर्टेन लगता है? और इसी समय हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर है, वो एक के बाद कई सारे बिल पेश कर रहे हैं। कमाल है। कहीं हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश। अब जहां पर प्रधानमंत्री और पूरे कैबिनेट शांत हो जाता है, तब कोई बड़ा गेम प्लान तो चल रहा है। और उसी के साथ एक चीज आप नोटिस करो कि हमारे प्रधानमंत्री जी अब रेगुलरली सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जेनजी से बात कर रहे हैं, और आज के दिन पर जो भी कॉमनवेल्थ पर मेडल लाया है उनसे मिल रहे हैं। बच्चों से मिल रहा है, स्कूल के बच्चों से, कॉलेज के बच्चों से, अर्थात जो भी जेनजी है उन लोगों से ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड बोल रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। या तो भारत के लिए अच्छा हो सकता है, या तो कोई इंटरनेशनल इशू पर दबाव के कारण हो सकता है। अब चलिए आज उसी पर चर्चा होगी। सबसे कठिन विषय क्या हो सकता है? आपको तो पता भी है कि भारत में कोई भी बड़ा कदम लेने पर आपको पार्लियामेंट पर जो दो कक्ष है, लोअर हाउस और एक है अपर हाउस। तो ये लोअर हाउस में 543 सीट है, एमपी सीट, जो मिलकर हमारे देश को कंट्रोल करते हैं। और जो भी कानून बनता है उसका विचार किया जाता है जो अपर हाउस है। तो यहाँ पर जो सीट है, कुल मिलाकर पूरा खेल इस पर ही बैठा है मेरे दोस्त। देखो, जो विरोधी है उनको काउंटर नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है। कोई बड़ा माइंड गेम चल रहा है। क्योंकि आपने देखा है हाल ही दिनों में कि कई सारे एमपी, वो राज्यसभा का हो या तो लोकसभा में, बराबर बीजेपी के साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश कर रहा है, एनडीए जोट में शामिल हो रहा है। कोई तो डायरेक्ट राज्यसभा में बीजेपी के साथ विलय हो गया, अब बीजेपी के उम्मीदवार बन गए। तो ये क्या हो रहा है भाई? इतने एमपी, पूरा एमपी सेट लेकर, पूरा बंगाल से जो टीएमसी का जो भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें से 20 एमपी पूरी ऑर्डिनरी पार्टी के अंदर आ गया और बैकफुट पर एनडीए को सपोर्ट कर रहा है। उधर आम आदमी पार्टी के साथ एमपी राज्यसभा के, वो भी बीजेपी में आ गए। और ऐसे कई सारे हैं जो पूरा बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी या तो एनडीए जोट के अंदर आ रहे हैं, एनडीए अलायंस में आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों आ रहे हैं? अगर देश में कोई ऑपोजिशन ना रहे तो कैसे आपका अच्छा होगा? तो ये क्यों हो रहा है भाई? हजारों सवाल है इसके पीछे। सच में बीजेपी बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। तो चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। एक्चुअली बीजेपी अब पार्लियामेंट पर 3 बड़े बिल पेश करना चाहते हैं। सुनकर आपको बहुत खुशी होगी, या तो आप सोच में पड़ जाओगे कि सच में ये 3 बिल क्या है, और ये 3 बिल लेकर बीजेपी इतना टारगेटेड क्यों है। पूरा गेम सेट यहाँ पर है। अब देखो, कोई भी बीजेपी का लीडर पूरा शांत है। इतना शांत शायद आपने कभी भी नहीं देखा है, शायद आपने नोटिस भी नहीं किया है कि हाँ इतना शांत हो सकता है। क्योंकि जहां पर झारखंड में जो छात्र आंदोलन हो रहा है, जो स्टूडेंट मूवमेंट हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की। तो ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं एक स्पेस दिया जा रहा है। क्यों दे रहा है? देखो, सच में एक पहला बिल है ऑन नेशन ऑन इलेक्शन बिल, जो भारत सरकार 2029 में करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। क्योंकि अगर इसमें फायदा भी कुछ है और नुकसान कुछ है या नहीं, ये आप तय करना। फायदा क्या है? जो ह्यूज अमाउंट हमारे भारत में हर साल इलेक्शन में खर्च होता है, वो कम हो जाएगा।
एक ही इलेक्शन होगा, उससे ही तय होगा कौन राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। तो इसमें बहुत खर्चा कम हो सकता है। और इसी के साथ ये भी है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको जरा बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे कि वो सोचने में पड़ जाएंगे कि ये लोकसभा का वोट हो रहा है या विधानसभा का। तो इसमें बीजेपी को फायदा मिलने वाला है 2029 के इलेक्शन में। बीजेपी अपने सत्ता से हटने वाला नहीं है, ये सोचकर ही तय कर रहा है। और उसके साथ वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो पहले पार्लियामेंट मीटिंग हुआ था, सेशन हुआ था, जो पार्लियामेंट सेशन हुआ था पहले, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया था, वो ज्यादा चर्चा नहीं हुआ था। और ये वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास कराना चाहता है बीजेपी। यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन बिल में 50% रखना चाहता है एमपी लेवल का, पार्लियामेंट में सीट, महिला सीट ज्यादा 50% करने की मांग कर रही। और तीसरा सबसे बड़ा विषय है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए ही बीजेपी पूरा शांत हो गया है। अब देखो, भारत का संविधान में ऐसा विषय है कि अगर आप कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हो तो आपको हर कोई हाउस में, अर्थात अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, यहाँ पर आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वो अगर हो तो आप कोई भी बिल को पास करवा सकते हो, या तो हमारे संविधान को भी आप रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो कुछ कुछ विषय। तो ऐसा उनका मानना है, ये 3 बिल को वो पास कराना चाहता है। और अब देखो, कुल मिलाकर कोई भी ऐसे बड़े बिल पास करवाने के लिए पार्लियामेंट के लोकसभा में 360 एमपी का सपोर्ट चाहिए और राज्यसभा में 164 एमपी का सपोर्ट चाहिए। और यहीं पर है पूरा खेल घूम रहा है। और इसीलिए हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी पूरे शांत हो गए। एनडीए के पास नहीं है भाई, नहीं है। एक्चुअल में एनडीए के पास 324 है और 360 होने में उनको लगेगा 36 सीट। अब यही है खेल। यहीं पर देखो, जो टीएमसी का बंगाल से एनडीए में शामिल हो गया, टीएमसी का 20 सांसद। और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का 7 मेंबर विलय हो गया बीजेपी में। अब कई सारे ऐसे और भी छोटे मोटे जो भी है पार्टी का, कुल मिलाकर अब उनको 360 एमपी चाहिए लोकसभा में। राज्यसभा में भी चाहिए 164, जो बहुत करीबी है, वो कवर हो जाएगा। लेकिन ये 360 का मुद्दा ही 360 एक ऑपरेशन की तरह बन गया है। आज 353 एमपी कलेक्ट कर लिया गया, अब वही भी बाकी है 7। तो शायद आने वाले कुछ दिन में ये कंप्लीट कर पाएगा। और इसी में बड़ी खेल हो रहा है कि ये जो एनसीपी का मतलब, जो बंगाल के टीएमसी के 20 मेंबर एक नए पार्टी में घुल गया है, उसे एनसीपी कहा जाता है। अभी एनसीपी का सपोर्ट बरकरार के रखने के लिए उनका कोई भी मनमानी थोड़ा बहुत सहन कर रहा है बीजेपी, एनडीए की जोट। और जो जो बीजेपी के साथ जोट बनाया है, यानी अलायंस बनाया है, और जो जो बीजेपी के साथ एक अलायंस में आ चुका है, उनको एकजुट रखने के लिए कई सारे मुद्दे पर पूरा शांत हो गया है। तो ये खेल हो रहा है। अब आने वाले ये जो मानसून सेशन चल रहा है, शायद इनमें ये पार्लियामेंट में ये आज शायद बिल नहीं ला सकता है, क्योंकि अभी भी 7 मेंबर कलेक्ट करने में बाकी है। शायद आने वाले दिसंबर को जो हमारे विंटर सेशन होते हैं, उनमें शायद ये 3 बिल का मुद्दा जरूर आएगा। और अगर ये डीलिमिटेशन बिल पास हो जाए तो कई सारे राज्य में छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, बहुत राज्य का दर्जा बन जाएगा। और जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है 50%, तो महिला के लिए एम्पावरमेंट बढ़ जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मुद्दा है, वो भी अगर पास हो जाए तो पूरा कोई भी राज्य में आने वाले कल इलेक्शन नहीं होगा। अगर होगा भी तो पूरे 2029 में एक इलेक्शन होगा, और 2029 में जब इलेक्शन होगा उसके बाद फिर 2034 को, समझो 5 साल बाद इलेक्शन होगा। तो इसमें बहुत कुछ फायदा भी है और नुकसान क्या है वो आप सोचना। फायदे के बारे में मैं कुछ बात थोड़ा बहुत मुझे जो लग रहा है मैं बताता हूँ। 5 साल में एक बार इलेक्शन हो तो ये जो हर वक्त इलेक्शन के मामले में आम आदमी को कितना झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। और हर बार जब इलेक्शन होता है बहुत पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पर वो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो होता है वो नहीं होगा, बहुत खर्चा होता है। अब एक टेंशन भी रहता है, बार बार इलेक्शन होता है, किसे चुने।
दिक्कतें होती है, जो होगा एक बार। जैसे यूएसए, अमेरिका में 4 साल बाद एक बार इलेक्शन होता है, वो वही वोट होता है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो बाकी समय इतना झेलना नहीं पड़ेगा, सरकारी जो कामकाज है वो स्मूथली चलता रहेगा, क्योंकि जहां पर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के आगे पीछे बहुत दिक्कतें होती है शुरुआत और समाप्त के बारे में, और जब एमसीए लग जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तब कोई भी सरकारी काम नहीं होता है, इससे बहुत दिक्कतें होते हैं। तो ये सब मुद्दा भी बहुत महंगा है। अब देखो, भारत तो विकसित भारत होने के तादाद में है, आगे बढ़ रहा है, तो कई सारे नए नए सिस्टम लाना बहुत जरूरी है। पर टाइम को कंज्यूम करना चाहिए, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। हर वक्त इलेक्शन इलेक्शन करके हम हमारे जीवन से बहुत साल गुजार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वर्किंग पावर को बढ़ाना चाहता है, और इसीलिए पार्लियामेंट में 50% वुमेन रिजर्वेशन की मांगे भी लाया जाएगा। और यहाँ पर एक मुद्दा है, जब जब वुमेन एम्पावरमेंट इतना तादाद से बढ़ेगा, तब भारत का इकोनॉमी या तो सब कुछ डेवलपमेंट होगा, शिक्षा से शुरू कर कर सब कुछ। और यही है पूरा खेल। शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगर आपको भी कुछ लग रहा है कि इसके पीछे और दूसरा कुछ कारण हो सकता है, तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर।